नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे MCQ सेशंस अपना चल रहा था जिसमें अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग के MCQs अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो PR यादव की बुक में दिए हुए हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, 1 से लेके और 20 तक के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए थे और आज जो अपन सॉल्व करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है 21 से लेके और जो 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें ये पूछ रहा है द टर्म टोडलर रेफर्स टू। एक टर्म है टोडलर, वो क्या रेफर्स करती है, क्या समझते हैं टोडलर शब्द से आप? ठीक है, ये टर्म जो है टोडलर उससे क्या समझते हैं? तो दोस्तों, अपन जो टाइम स्टेजेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो पीरियड वाइज अपन उसको डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने देखा था जो 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको अपन न्यू बॉर्न या नियोनेट बोल रहे थे। ठीक है, और इसके बाद में 28 दिन से लेके और 1 साल तक का जो बच्चा था उसको क्या बोल रहे थे? इन्फेंट बोल रहे थे। इन्फेंट, 1 साल तक के बच्चे को क्या बोल रहे थे? इन्फेंट। तो यहाँ पे एक और शब्द निकल के आया है टोडलर। तो टोडलर किसे बोलेंगे? तो टोडलर भी उसी क्रम में किसे बोलेंगे? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बर्थ टू 1 मंथ। बर्थ टू 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसे तो अपन नियोनेट बोलते हैं या न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं। 1 साल से 3 साल का बच्चा इस पेशेंट से हो सकता है। एक बार देखेंगे, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बर्थ से 1 साल का बच्चा, बर्थ से 1 साल का बच्चा अपन ने इन्फेंट बोल रहे थे उसको। ठीक है, 3 साल से 6 साल का बच्चा। अब ये 2 ऑप्शन आपको अलग लगे, ये ऑप्शन आपको पता है, ये वाला ऑप्शन आपको पता है, लेकिन ये 2 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। तो दोस्तों, जो टोडलर जो होता है, टोडलर होता है 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चा जो होता है उसको टोडलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोडलर कहा जाता है। तो इसलिए 1 साल से 3 साल तक का बच्चा टोडलर कराएगा और सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आंसर सी। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ACBD लिखा है, लेकिन इसका जो सी ऑप्शन है वो सही जाएगा। यानी कि बी है वो बी में बर्थ टू 1 ईयर है और सी में है 1 ईयर टू 3 ईयर्स। तो इसमें सही आंसर जाएगा सी। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो गया है बाय मिस्टेक, इसलिए आपको सी आंसर जो है 1 साल से 3 साल तक का बच्चा, वो आपको सही आंसर सी करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्री एडोलसेंट एज इज। अब जैसे टोडलर एज थी वैसे ही ये पूछ रहा है प्री एडोलसेंट एज क्या होता है, मतलब क्या, कौन सी एज है? दोस्तों, प्री एडोलसेंट एज को अपन प्री प्यूबेसेंट एज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्री प्यूबेसेंट एज। ठीक है, या इसको लेट चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, लेट चाइल्डहुड। ठीक है, तो प्री एडोलसेंट बोल दो, चाहे प्री प्यूबेसेंट बोल दो, चाहे लेट चाइल्डहुड बोल दो, बात एक ही है। तो वो एज कौन सी है? तो दोस्तों, इनमें 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं। 12 टू 14 ईयर्स, 12 से 14 साल। 14 टू 18 ईयर, 14 से 18 साल। 13 टू 17 ईयर और 18 टू 21 ईयर। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा 12 टू 14 ईयर। 12 टू 14 ईयर का जो एज ग्रुप है उसे प्री प्यूबेसेंट या लेट चाइल्डहुड बोलेंगे या प्री एडोलसेंट बोलेंगे। ये जो है एक्चुअली ये बॉयज़ के लिए एज है। किसके लिए है? बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए यही प्री एडोलसेंट जो एज होती है वो 10 से 12 साल के बीच में होती है, 10 से 12 साल।
तो इसमें 10 से 12 साल था नहीं, तो अपन ने क्या किया 12 से 14 साल जो कि एक बॉयज़ के लिए एज ग्रुप है प्री एडोलसेंट के लिए, वो अपन ने चूज़ कर लिया। तो इसे सही आंसर जाएगा ए, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पीजीआई चंडीगढ़ में स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया था। देखते हैं क्या है। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, जो न्यूबॉर्न है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न, बर्थ के टाइम टोटल ब्लड वॉल्यूम एक न्यूबॉर्न में कितना होता है। तो इसने टोटल ब्लड वॉल्यूम को क्या किया है वेट वाइज इसने क्या किया है, वेट वाइज इसने बताया है कि इतना ग्राम या इतना एम एल इतने वेट पे होगा। तो अपन इसका सही आंसर देखने के लिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। 80 ml पर kg, 100 ml पर kg, 125 ml पर kg और 150 ml पर kg। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो होता है 80 ml पर kg। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ ए फीटस। कौन सा हार्मोन है नीचे लिखे हार्मोन में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हेल्प करता है, सहायता करता है या जिम्मेदार होता है किसके लिए, स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस जो है, फीटस अपन ने देखा था, याद होगा आपको, फीटस कब होता है 9 वीक से लेके या 8 वीक से लेके बर्थ तक का जो होता है वो होता है फीटस। 9 वीक से लेके बर्थ तक का जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। क्या कहलाता है, फीटस। इसलिए उस फीटस का स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है या कौन सा हार्मोन उसकी स्केलेटल मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नीचे लिखे हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो स्केलेटल मैच्योरेशन करता है। तो इसमें पहला लिखा है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा लिखा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा लिखा है थायरोक्सिन एंड चौथा लिखा है प्रोलैक्टिन। तो दोस्तों जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसे हम T4 हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन। तो इसके लिए जो स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, या थायरोक्सिन हार्मोन ही जो है हेल्प करता है किसमें, स्केलेटल मैच्योरेशन में। कौन सा हार्मोन करता है स्केलेटल मैच्योरेशन में, थायरोक्सिन या T4 हार्मोन थायरोक्सिन में हेल्प करता है, जो गेस्टेशन के 12 वीक्स के बाद में सीक्रेट होता है। 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद में से सीक्रेट होने लग जाता है और उसके बाद में ये क्या करता है, फीटस जो है उसके स्केलेटल मैच्योरेशन में या बोन का फॉर्मेशन में या बोन के मैच्योरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है थायरोक्सिन या T4 हार्मोन। ठीक है, इंट्रायूटेराइन में जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका कोई रोल नहीं होता है, और जो टिश्यू ग्रोथ है उस टिश्यू ग्रोथ के लिए जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, टिश्यू ग्रोथ के लिए जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो हार्मोन है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो होता है वो टिश्यू ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि थायरोक्सिन जो होता है वो स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन का गेस्टेशन या इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान कोई रोल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा आंसर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है, अमोंग दीज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। किसी भी बच्चे का हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे देखेंगे, किसी भी बच्चे का हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे देखेंगे भाई। एक बच्चा है, चिल्ड्रन का क्या होता है, चिल्ड्रन क्या होता है टोडलर के बाद में। तो जो बच्चा है वो उसका क्या देखेंगे, उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो कैसे देखेंगे, हेड सर्कमफेरेंस से। ये तो न्यूबॉर्न में होता है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। चेस्ट सर्कमफेरेंस ये भी न्यूबॉर्न में होता है। हाइट और वेट जो है दोस्तों, वेट जो है वही अपन को दर्शाता है किसी भी बच्चे का, किसी भी चाइल्ड का
उसका हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। अगर हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, अगर न्यूट्रिशन बहुत ही कम मात्रा में दी जा रही है, बहुत कम मात्रा में ले रहा है, तो उसका वेट गेन नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस का, वो है वेट, याद रखना। ठीक है। हेड सरकमफ्रेंस, नॉर्मल न्यूबॉर्न में हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों? हेड सरकमफ्रेंस बताइए। हेड सरकमफ्रेंस होता है 33 to 35 सेंटीमीटर, याद रखना है आपको। ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन है, वो चार क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए आपको 4 ऑप्शन पे भी फोकस करना है। हेड सरकमफ्रेंस न्यूबॉर्न का नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? 33 to 35। और अपन जानते हैं चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो 3 सेंटीमीटर कम होता है हेड सरकमफ्रेंस से। तो चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होगा? 32-33 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ने कितने सारे क्वेश्चन दे दिए? ठीक है, 4 क्वेश्चन दे दिए आपके। 25 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए। देखिए, हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल पूछ सकता है 33 to 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है, वो होता है 33 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर कम हेड सरकमफ्रेंस से। हाइट जो होती है, वो हाइट होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल बच्चे की जो हाइट होती है बर्थ के टाइम, वो होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है? या तो 2.5 किलो या इसके बराबर, 2.5 किलो, 2.5 किलो 2.5 kg, 2.5 kg, या तो इसके इक्वल या इससे ज़्यादा। ठीक है, वो होता है वेट। तो अगर क्वेश्चन पूछे हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है नॉर्मल, तो 33 to 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफ्रेंस 3 सेंटीमीटर बिलो, 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस, तो 30 to 33 सेंटीमीटर। एंड हाइट होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। और वेट होता है 2.5 kg या इससे ज़्यादा। ओके, ये नॉर्मल। तो इसका सही आंसर जो है वो है वेट। वेट से ही अपन पता लगा सकते हैं किसी भी बच्चे का हेल्थ और न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। द विजन फुली मैच्योर एट द एज ऑफ, कौन से एज पे विजन है बच्चे का वो फुली मैच्योर हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 6 से 7 साल में। बच्चा जो है 6 से 7 साल में पूरी तरीके से उसका विजन मैच्योर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज? ये तो आपको याद ही रखना होगा कौन सी एज पे क्या हो रहा है। टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज, कौन सी एज पे टीयर्स स्टार्ट हो जाते हैं? ठीक है, तो टीयर्स जो हैं जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 2 मंथ पे। आंसू आना 2 मंथ के बाद में बच्चा रोता है तब उसके आंसू आते हैं। उससे पहले अगर बच्चा रोता है तो उसके आंसू नहीं आते हैं। ध्यान देना, नोटिस करना कभी अभी किसी बच्चे को देखो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27, जिसका आंसर है सी। 2 मंथ पे बच्चे के आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वेट ऑफ ब्रेन इन नियोनेट, एक नए जन्मे बच्चे में। दोस्तों फिर से याद दिला रहा हूँ, नियोनेट क्या होता है? नियोनेट होता है बर्थ से लेके 28 दिन का बच्चा, क्या कहलाता है? नियोनेट। इसको एक और भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? न्यू बोर्न। क्या बोलेंगे? न्यू बोर्न। ठीक है, न्यू बोर्न क्या होता है? 0 से 28। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया था, याद किया हो तो। अर्ली नियोनेट जो कि 0 से बर्थ से 7 डेज का होता है, और लेट नियोनेट जो कि होता है 7 डेज से लेके 28 दिन का बच्चा नियोनेट कहला रहा था। तो टोटल बर्थ से लेके 28 दिन तक का जो बच्चा है उसको नियोनेट बोलते हैं। तो उस नियोनेट के ब्रेन का जो वेट है, न्यूबॉर्न के ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है? वो होता है 300 से 500 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 300 से 500 ग्राम, जो कि 1 साल के बाद में डबल हो जाता है। 1 साल के बाद में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, 300 से 500 ग्राम। ओके, तो ये है इसका सही आंसर है, आंसर नंबर सी। ओके, ठीक है। देखिए अगला, नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट नॉर्मल
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। बच्चा जो जन्मता है उसका जो नॉर्मल टाइम जो है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का वो कौन सा है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है सारे के सारे। फर्स्ट 30 मिनट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, मान गए। नेक्स्ट है 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ। सी में है फर्स्ट 6 to 8 आवर ऑफ बर्थ और 2 to 5 आवर। अब देखिए कन्फ्यूजन करने वाले दो क्वेश्चन हैं। ये है 6 से 8 घंटे आफ्टर बर्थ और फर्स्ट 6 से 8 घंटे ऑफ बर्थ। जन्म के पहले 6 से 8 घंटे जो होते हैं वो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आफ्टर है लेकिन इसमें फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट जैसे फर्स्ट आफ्टर बर्थ का मतलब 6 से 8 घंटे, जन्म के बाद में 6 से 8 घंटे, कौन से 6 से 8 घंटे हैं ये नहीं पता है। फर्स्ट 6 से 8 घंटे जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। फिर उसके बाद के जो घंटे होते हैं 2 से 5 घंटे वो सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहलाते हैं। सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। दोस्तों ध्यान से देखना है, कभी जल्दबाजी में आप बी आंसर मत लिख के आना, क्योंकि ये कह रहा है जन्म के 6 से 8 घंटे। जन्म से 6 से 8 घंटे ये नहीं पता लग रहा, जन्म के बाद तो बहुत लंबा समय है, कौन से 6 से 8 घंटे हैं। लेकिन फर्स्ट 6 से 8 घंटे जो होते हैं वो होता है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होता है, ये 6 से 8 घंटे जो हैं इनमें जो पहली 30 मिनट है, पहली 30 मिनट में बच्चा एक्टिव होता है। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या है कि बच्चा अलर्ट कितना है, बच्चा जन्म लेने के बाद में कितना अलर्ट हो रहा है। तो पहले जो 30 मिनट होते हैं जन्म के उसमें वो काफ़ी अलर्ट होता है, उसका सकलिंग रिफ्लेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए अपन को जो क्या कहते हैं, अपन पहले 30 मिनट में, आधे घंटे में उसको दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम क्या होता है उसका सकलिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो अच्छा भी रहता है। उसके बाद में अगले 30 मिनट में वो सो जाएगा। पहले 30 मिनट में क्या करेगा, रिएक्टिविटी रहेगी, अगले 30 मिनट में सो जाएगा, फिर बाद में फिर से उठ जाएगा, फिर से उसका अलर्टनेस हो जाएगा। तो पहले जो 6 से 8 घंटे हैं जन्म के वो उसके लिए फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहलाएंगे। तो सही आंसर जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ, 1 घंटे के बाद में, जन्म के 1 घंटे बाद में, द नर्स कैन एक्सपेक्ट ए नियोनेट टू बी। जन्म के 1 घंटा हो गया, अब नर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है नियोनेट से, एक न्यूबॉर्न बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स की, क्या करेगा वो, क्राई एंड क्रैंकी, रोएगा नहीं रोएगा, हाइपर रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, ठीक है, रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्विकली, इंटेंसिवली अलर्ट एंड आइज वाइड ओपन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटा जो है जन्म के 1 घंटे के बाद में अपन ने देखा 30 मिनट जो है वो 30 मिनट तो वो हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन जो अगला जो है अगले 30 मिनट वो जो है वो क्या करता है, सो जाता है। तो ये क्या है, रिलैक्स्ड एंड स्लीपी क्वाइटली। देखा ना, 30 मिनट तो एक्टिव रहता है, अगले 30 मिनट में सो जाता है, मतलब 1 घंटा हो गया, 30-60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में क्या करेगा, रिलैक्स्ड एंड स्लीपिंग क्वाइटली। तो ये हो गए आज के सेशन के 30 क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चन आज के सेशन के, टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे विद रैशनल। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।